हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज की क्लास। ये जो जनरल नॉलेज की क्लास होने वाली है एक स्पेशल क्लास होने वाली है। आप लोगों को इस सेशन के साथ एक स्पेशल अपडेट भी पता चलने वाली है और ये जो हमारा आज का वेरी फर्स्ट पेड क्लास होने वाला है जनरल नॉलेज का। ये जो जनरल नॉलेज का कोर्स आप लोगों के लिए हमने जो लाया है इसमें बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके से रिलेटेड। ये कंप्लीटली जो कोर्स होने वाला है ये एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर एंड यूपीपीसीएल जेई इन 3 एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ साथ एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके कवर अप होता है, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये कोर्स काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है इसमें जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाली हूँ वो आप लोगों को ध्यान से सुननी होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को ये जो हमारा पेड कोर्स आप लोगों के लिए मैंने लाया हुआ है जनरल नॉलेज का, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे क्विकली एंड आफ्टर दैट इसमें आप लोगों को, ये फर्स्ट पेड क्लास है तो इस पेड क्लास में मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस जो है जो फर्स्ट पेड क्लास में मैंने आपको प्रोवाइड किए वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और आपके साथ डेटा भी शेयर करूंगी। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो हम इस सेशन में डिस्कस करें वो सारा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा जीके कोर्स है ये एक ऑल इन वन कोर्स है, मतलब कि सारी एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला कोर्स है। एंड जो अभी हमारे सामने 3 टारगेट्स है, दैट इज एसएससी जेई, एमपी सब इंजीनियर एंड यूपीपीसीएल जेई, इन 3 एग्जाम के लिए कंप्लीट 1 वीडियो कोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ओके, सो इसमें सारे मेजर टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड स्टैटिक जीके। एंड सभी को इन सारे टॉपिक्स में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने उन्हीं टॉपिक्स को पिक किया है जो हमारा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। तो इन टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। ओके, इसी के साथ साथ जितने हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेगी। तो जितने भी लेक्चर्स होंगे इन सब का फ्री ई बुक आप लोगों को हर एक सेशन का प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग कवर करवाएंगे ये बेस्ट 500 जो एमसीक्यूज होने वाला है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल होंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जिस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिक को पिकअप किया जाएगा एंड उन टॉपिक के ऊपर और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो ऑल इन ऑल हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एक सॉलिड क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को इस जो कोर्स है ये जो हम डिस्कस करने वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन आंसर होगा, उससे रिलेटेड डेटा डिस्कस किया जाएगा। नॉट ओनली डिस्कस किया जाएगा, आपको वो प्रेजेंट भी किया जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड चार्ट। और कुछ मैं आप लोगों को, जैसे ज्योग्राफी होता है तो ज्योग्राफी में मैप्स प्रोवाइड करवाऊंगी, कहाँ पे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, कहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे आप लोगों को डेटा भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो नॉट ओनली क्वेश्चन, आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज जो है जनरल नॉलेज का मिल रहा है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग कुछ प्रैक्टिस क्विज, 2 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्विज जो है, जब ये वीडियो एंड अप हो जाएगा तो कुछ प्रैक्टिस क्विज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। एंड इस कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर। ये सबसे प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 1 सालों में जितनी भी एग्जामिनेशन आप लोग देते हो इन बिटवीन आपको जो भी जनरल नॉलेज पूछा जाता है ये सारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग आगे, आपको जैसा इंडेक्स आएगा तो सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या क्या टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं कवर अप करवाऊंगी। सो बढ़ते इंडेक्स की ओर, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा इंडेक्स। सो इंडेक्स में सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट में मेन क्या होता है, 3 काल जो थे वो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। बट इन 3 जो पीरियड था इन बिटवीन काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है एंड वही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं डायनास्टी रिलेटेड क्वेश्चन, बैटल से क्वेश्चन मिलते हैं, जो कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर एंड वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके ऊपर पूछे जाते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हुई उसके फाउंडर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, वैदिक पीरियड,
इनके ऊपर क्वेश्चंस देखने मिलते हैं हमें, ठीक है। जो एंशिएंट हिस्ट्री था उसके ऊपर डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने रखा, तो आपको ये नहीं समझना है कि सिर्फ इतना ही मैम कवर करवाएगी, इससे ज़्यादा भी आप लोगों को टॉपिक्स देखने मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर में जिस टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने मिलते हैं, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। मैंने बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट वन है 16 वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। तो ये था अबाउट हिस्ट्री जो कि हम लोग कवर करेंगे। ओके, देन बात करते नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है पॉलिटी। तो पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को अगेन पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जिसमें आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर्स होती है, पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है किस तरह फॉर्म होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट जनरल, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कितनी सीट्स होती है, किस तरह ये फॉर्म्ड होता है, कौन हेड होता है, बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभार होता ये है कि वो सिंपल से क्वेश्चन ही हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, डेटा भी प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आप लोगों का वो जो टॉपिक है पर्टिकुलर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। देन लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो पंचायती राज आप सबको पता होगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज, ओके, अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, ओके। उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। इसी के बाद कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर अप होंगे। तो ऑल इन ऑल आप देख सकते हो पॉलिटी से मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा डेटा मैं आप लोगों का कवर करवाऊंगी। देखिए ये एक, जैसे कि मैं आपको बोला, एक ऑल इन वन कोर्स है जो कि आपको काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको जो है कि कुछ चीज़, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर अप नहीं करवाए या फिर कुछ और डिफरेंट कवर करवाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो सारी आप लोगों की कवर अप होगी। इनफैक्ट आप लोगों को जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर हमारा स्किप अप हो जाता है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मैंने ये भी प्रोवाइड करना है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये एक आप लोगों को ओवर रिव्यू दे रही हूँ मैं इंडेक्स का, ठीक है। सो इससे जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी आपको मिलेगा, करेक्ट। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की अगर बात करें तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन एवोल्यूशन है उस पे क्वेश्चंस रहेंगे। देन एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता है आपको। क्लाइमेट वेदर्स पे क्वेश्चन होते हैं, रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज पे होते हैं, क्लाइमेट सॉइल वेजिटेशन पे क्वेश्चन होते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे पूछे जाते हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे होता है, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम जोन। देन स्टेट्स एंड देयर पोजिशन, स्टेट्स एंड विद देयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे क्वेश्चन होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन होते हैं, रिवॉल्यूशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओशन, सी, लेक, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, रॉक, लैंडफॉर्म्स, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंपॉर्टेंट पासेस के ऊपर क्वेश्चन होता है, एग्रीकल्चर होता है इंडिया का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस हमें रिपीटेडली देखने मिलते हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सो ये सारे आपके कवर होने वाला है इन ज्योग्राफी। देन बात की जाए स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में आपका आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एयरपोर्ट, नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद नोबेल प्राइज, फेस्टिवल, सिटीज एंड रिवर, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट करेंसीज, टेम्पल्स, स्टेडियम्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर, डेज एंड थीम, जो फर्स्ट इंडिया में, उसके ऊपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर साइट, बुक्स एंड ऑथर, बेसिक स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा स्टैटिक जीके आपका इसमें कवर अप होगा। तो ऑल इन ऑल स्टैटिक जीके के 19 टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम सारे टॉपिक जो भी मैंने डिस्कस किए, अराउंड 20 टॉपिक्स हम ईच टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। इन ऑल मैं आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। सो आप सोच सकते हो कि आपके कितने सारे टॉपिक, अराउंड 80 टॉपिक्स इन 4 ही टॉपिक से कवर अप हो रहे हैं। ओके, सो ये आपको अनुमान लग ही गया होगा। सो आप लोगों को ये तो माइंड में आ ही गया होगा कि एक कंप्लीट पैकेज हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। कभी कभार क्या होता है गाइस, हम पढ़ना बहुत चाहते हैं, हम लोग
पढ़ने बैठ जाते हैं बट हमारे पास सही डेटा नहीं होता है, इसके लिए हम लोग सर्च करते हैं और सर्फिंग में हम काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत कर देते हैं ओवर स्टडी। ओके, सो यही चीज़ को मैंने ध्यान में रखा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलनी चाहिए। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ का कोर्स है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो 1 मंथ में आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, आपको डेटा मिलते रहेगा, साइमल्टेनियसली आप पढ़ते रहोगे तो आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो तो होगा क्या कि आपके पास काफ़ी सारा डेटा आ जाएगा। जब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा भी होता है ना, तब भी हम लोग नहीं पढ़ पाते। तो जो भी स्टूडेंट इससे जिस डे से ये स्टार्ट हो रहा है उस डे से अगर इसे स्टार्ट करते हो और उस डे से अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपका साइमल्टेनियसली जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो प्रिपेयर होती जाएगी, तो आपको रिविजन के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा। करेक्ट। अगर आप इसे डिले करते हो तो आप लोगों के पास डेटा बहुत सारा तैयार हो जाएगा और पढ़ने के लिए वक्त कम हो जाएगा। इसलिए गाइस, जब आप लोगों को कोई भी कोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसे उसी दिन से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस फैकल्टी के साथ साइमल्टेनियसली अपनी स्टडी करना स्टार्ट करें। और जैसे आप लोगों को सेशन मिलते हैं, अगर आप ये पेड कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे सेशन मिले उसी दिन आपको उसको पढ़ना है, उसी दिन उसकी जो ई बुक आपको प्रोवाइड की जाती है उसे रिवाइज करना है। उसकी आपको एक दिन में रिवीजन नहीं होती है, तो जो 2 दिन का आपका गैप दिया जाता है उस गैप के बीच में आप लोगों ने प्रिपरेशन करना है। ठीक है, सो ये था ऑल इन ऑल इंडेक्स, जिससे आपको एक कंप्लीट आइडिया आ गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। करेक्ट। अब ये आपको कब मिलने वाली है, इसका स्केड्यूल क्या होने वाला है, ये बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट। सो ये हमारा कोर्स का कैलेंडर है कुछ इस तरह। 27 अगस्त से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 23 सितंबर तक चलेगा। सो आपका जो एमपी सब इंजीनियर का एग्जाम है उससे पहले ये कंप्लीट होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट एमपी सब इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। उनका प्रिपरेशन उनके एग्जाम के पहले तक हो जाएगा। उन लोगों को जो भी सेशन मिल रहे हैं, मैंने जैसे बोला, साइमल्टेनियसली पढ़ते जाना है सो दैट बिफोर एग्जामिनेशन काफ़ी सारा डेटा आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। करेक्ट। सो आपके टोटल 10 क्लासेस होने वाले हैं। 10 क्लासेस में ईच क्लास में 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए गाइस, जैसा आप मेरा फर्स्ट डेमो लेक्चर भी देखोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा, मतलब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें आपको आइडिया आ ही जाएगा कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में इतना सारा डेटा है कि वो 50+ क्वेश्चन तो मिलेगी, बट जो डेटा होता है ना गाइस उसमें भी मैं इन बिटवीन वन लाइनर्स देती हूँ आप लोगों को, तो उससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है। और जो डेटा मिलता है उसमें आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों को सोचिए कि 500+ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन वो और भी n नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसे बना सकते हैं और n नंबर ऑफ डेटा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो 500+ तो मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है फ्रॉम 27 अगस्त। सो इसे ज्वाइन करना है। जिस लेक्चर, हर एक लेक्चर में गैप रखी हुई है। गैप इसीलिए रखी हुई है कि कभी कभार जिस दिन लेक्चर आता है उस दिन हम नहीं पढ़ पाते तो नेक्स्ट डे आप पढ़ पाए, उसके ऊपर उसकी जो ई बुक मिलती है उसका आप रिवीजन कर पाए सही तरीके से। आप एक टाइम पे पूरा अगर लेक्चर नहीं देख पा रहे हो तो एक टाइम ले लेके देखिए, लेकिन उसको डिटेल में देखिए, पॉज करके देखिए, जहाँ पे नहीं समझ आता है पीछे जाके अच्छी तरीके से देखिए। आप एक पेड कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, आप एक कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप उसका ईच एंड एवरी डेटा को गो थ्रू करोगे। आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए 500 बस उसी में से क्वेश्चन आएगा, ये नॉट नेसेसरी। 500 क्वेश्चन में से आप लोग क्वेश्चन जरूर मिलेगी, लेकिन मैं जो डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ स्पेशली उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसका आंसर आप तभी मार्क कर पाओगे जब आपको वो जितने भी डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसका आंसर मार्क कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को जो गैप दी जा रही है उस गैप को आपको यूटिलाइज करना है, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ना है, सो दैट तभी आप कह सकते हो कि मेरा वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो प्रिपेयर हुआ है। ऊपर ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ने से कभी हमारा प्रिपरेशन नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि ये एक बहुत मेजर टॉपिक होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाली होती है। तो ये सारी चीज़ें तभी आप लोगों को आएगी एग्जामिनेशन में, तब आप इसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे गाइस। ओके, सो टोटल 10 क्लासेस होने वाले हैं, ईच क्लास में 50+ क्वेश्चन होने वाले हैं। डेट आप लोगों को पता है फ्रॉम 27 टू 23 सितंबर ये कोर्स जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। सिर्फ 1 मंथ का कोर्स है, ज्वाइन कीजिए। अगर इसे ज्वाइन करते हो बहुत फायदेमंद होने वाला है। 1 महीने के अंदर में ही आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा, सारे लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स जो भी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन होगी मल्टीपल टाइम्स आप जाके रिविजन कर सकते हो, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये था हमारा कोर्स का कैलेंडर कुछ इस तरह।
अब बात आती है इस कोर्स को किस तरह आप लोगों को परचेस करना है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए कोचिफाई का एप्लीकेशन। तो आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप कोचिफाई सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, एप्लीकेशन पे कोचिफाई सर्च किया तो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा ही मिल जाएगा। आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद बेसिक डिटेल्स के साथ उसे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों के सामने डिफरेंट टैब्स नजर आएगी। तो उसमें एक पेड कोर्स का टैब आपको नजर आएगा। ठीक है, तो पेड कोर्स के टैब पे जब आप क्लिक करते हो वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस है आप लोगों के लिए। मैथ्स का भी कोर्स हमने प्रोवाइड किया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का भी प्रोवाइड किया हुआ है, मराठी का कोर्स दिया हुआ है। सो कुछ मल्टीपल कोर्सेज आप लोगों को वहाँ पे नजर आएगी। अगर आप लोगों को लगता है वो बेनिफिशियल है, मैं एक जनरल कोर्स बनाती हूँ और उस कोर्स में एक बेस्ट कॉन्टेंट जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम रिलेटेड वो सारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ। सो अब आप लोगों ने पेड कोर्स का टैब ओपन किया। जैसे आप पेड कोर्स का टैब ओपन करते हो आपको मल्टीपल कोर्सेज वहाँ पे नजर आएंगे। उसमें बेस्ट फाइनल प्लस जीके एमसीक्यू कोर्स जो है वो नजर आएगा। ये कोर्स आप लोगों को उसमें से परचेस करना है। आपको वहाँ पे मल्टीपल और भी कोर्सेज नजर आएंगे। अगर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, एप्टीट्यूड का भी है, रीजनिंग का भी है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो दो कोर्सेज भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। लेकिन हमारा जो ये कोर्स है 500 प्लस जीके एमसीक्यू कोर्स, ये आपको इसी नाम से नजर आएगा। इसको आपको परचेज करना है। जनरल नॉलेज का कोर्स। ओके, सो पेड कोर्स के टैब में जाओगे वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज का कोर्स जो है वो नजर आएगा। उस कोर्स को आपको टिक करना है और आपको परचेस करना है। ठीक है, सुपर एमसीक्यू नॉन टेक के नाम से वो कोर्स है। सो आपको वो क्या करना है, देखना है और उसे परचेस करना है। जब आप उसे परचेस करते हो तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है बाप्पा 50। ये कूपन कोड आपको प्रोवाइड करेगा 50% का डिस्काउंट। ठीक है, परचेस करने से पहले कूपन कोड जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का कोर्स जो है वो परचेस हो जाएगा। ओके, सो फिर आप उसका एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा इस कोर्स को किस तरह लेना है, एप्लीकेशन किस तरह आप लोगों को डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको एक और बार रिकॉल करना चाहती हूँ क्योंकि ये 50% का ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ 125 में मिलेगा। ये 249 का कोर्स है एंड गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इसी वजह से आप लोगों को ये कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीज़ में। एक नॉमिनल प्राइस सेट किया गया है एंड इसके ऊपर जो डेटा मिलने वाला है तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा जब आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो एंड आप इसका फर्स्ट लेक्चर भी ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलेगा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर पाऊंगी। ठीक है, सो ये 249 का 125 में तभी मिलेगा जब आप इस पर बाप्पा 50 का कोड अप्लाई करोगे। ओके, सो ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिससे आप लोग 50% का बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, सो ये था हमारा ऑल इन ऑल कोर्स जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई। एक 3-in-1 वीडियो कोर्स है और ये जो वीडियो कोर्स होगा ये 500 प्लस एमसीक्यूज आपके कवर अप करवाएगा। 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। सारे मेजर टॉपिक्स को कवर अप करवाएगा, बहुत सारा डेटा आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा। और एक और बात, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन इसमें होने वाला है वो हिंदी में भी होंगे और वो इंग्लिश में भी होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोग कंफर्टेबल होते हैं हिंदी क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो वो मुझे काफ़ी बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी में क्वेश्चन लाइए। तो देखिए जो भी कोर्स है मेरा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन इंग्लिश में देती हूँ। अब मैं एडिशनल आप लोगों को हिंदी में भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर रही हूँ। उसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कंप्लीटली हिंदी में होता है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमारा जो ये कोर्स है ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप लोग कोई भी दिक्कत ना हो। सो इसकी बैच जो स्टार्ट हो रही है 27 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुकी है। सो आप लोग इसे ज्वाइन करना है और आप लोगों को अपनी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। करेक्ट, सो इसे ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, ये जो बैनर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है। अगर आप लोग को डिफिकल्टी आती है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोगों को और कुछ और एडिशनल चीज़ कोर्स में, तो डेफिनेटली आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। आपकी जो भी डिफिकल्टी रहेगी, डाउट रहेगा तो डाउट सेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, सो कोचिफाई का अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल नहीं होगा तो उसे ज्वाइन कीजिए। उस पर जो भी आप लोगों को डिफिकल्टी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो बैनर है आप लोगों को आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।
ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल नॉलेज एमसीक्यू सेट 1। ये फर्स्ट डेमो क्लास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्ट टू एंड इसे कंप्लीट देखिए, कहीं पे भी इसे स्किप मत कीजिए, अच्छी तरीके से देखिए, जहाँ पे नहीं समझ आ रहा है मैं बोलूँगी रिपीटेडली देखिए लेकिन स्किप मत कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश में भी दिया है मैंने और हिंदी में भी दिया है। क्वेश्चन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होगा वो कंप्लीटली मैं आप लोगों को हिंदी में दूंगी, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एज ऑफ नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर कवर्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एज ऑफ नाउ मतलब कि अभी तक कितनी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। सो वो है ऑप्शन सी 22 लैंग्वेजेस को जो है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो 22 लैंग्वेजेस कौन सी है और इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया includes आर्टिकल 344 अंडर सेक्शन 1 एंड 351 विच डील विद द लैंग्वेजेस। सो जो लैंग्वेजेस के लिए डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 344 अंडर सेक्शन 1 एंड 351। तो ये दो आर्टिकल्स भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह मैंने 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस को कवर किया जाता है, अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आपको ये दो आर्टिकल्स ध्यान में रखने होंगे जो लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं। ओके, अब वो 22 लैंग्वेजेस कौन सी है जिन्हें 8th शेड्यूल में कवर किया गया है, तो जो भी येलो में मैंने हाईलाइट किया है वो सारी 22 लैंग्वेजेस जो है कवर्ड होती है। सो वो लैंग्वेजेस है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथली, मैथिली एंड डोगरी। ये सारी भाषाओं को कवर्ड किया गया है इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये लैंग्वेजेस कौन सी है पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है जो कि 8th शेड्यूल में कवर्ड नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये लैंग्वेजेस पता होनी इंपॉर्टेंट है। तो आप 1-2 बार अगर इसे पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट 1915 तक जो था तब तक 14 लैंग्वेजेस ही कवर थी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1950 तक। आफ्टर 1950 क्या हुआ, 1967 में सिंधी लैंग्वेज जो है उसे लाया गया अंडर द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया इन 1967। उसके बाद 1992 में 3 लैंग्वेजेस और एडअप की गई, वो है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। सो इन 3 लैंग्वेजेस को 1992 में लाया गया बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन उसके बाद 2003 की अगर मैं बात करूं तो बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथली इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड 2011 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो स्पेलिंग ऑफ उड़िया था उसे रिप्लेस किया गया बाय उड़िया, मतलब उड़िया मैंने भी ऊपर मेंशन किया आप लोगों को, तो वो रिप्लेस हुआ है स्पेलिंग उड़िया से, दैट्स इट। सो ये आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है, आजकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी डेप्थ में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगी। और आप लोगों को भी जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाई करने की कोशिश करनी है। ओके, सो 2011 में स्पेलिंग चेंज हुआ था उड़िया का, उड़िया से उड़िया ODIA कर दिया गया था बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, करेक्ट। एट प्रेजेंट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देयर आर डिमांड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ 38 मोर लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एट प्रेजेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि और 38 लैंग्वेजेस के लिए जो है डिमांड की गई है जिसको ऐड किया जाए 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा डिमांड किया गया है। कितनी लैंग्वेजेस को, 38 और लैंग्वेजेस को। ओके, सो बट एट प्रेजेंट जो है वो 22
टू है। ओके, सो नेक्स्ट पेज में मैं आप लोगों के सामने ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस बता रही हूँ। आप देख सकते हो कौन से स्टेट की वो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेट वाइज लैंग्वेजेस पता होनी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ तो हमें नाम से ही पता चल जाता है कि वो कौन से स्टेट के, लेकिन कुछ एक दो जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो आप इस मैप से देख सकते हो। करेक्ट, सो आपके सामने ये मैप है। आप लोगों को ई बुक जो है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही हूँ। सारे मेरे जो सेशंस होने वाले हैं उसका फ्री में ई बुक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट होता है, आप रिवीजन के लिए अगर ई बुक से रिवीजन करते हो तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारे टेबल्स, चार्ट्स, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम सेशन के इन बिटवीन जितना हो सके उतना हम रिवाइज करेंगे, और जो चीज़ें हम नहीं रिवाइज कर पाएंगे वो सारी आपको ई बुक के माध्यम से रिवाइज करनी होगी। करेक्ट, सो बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1526 बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोधी एट डैश। सो 1526 में बाबर ने जो है सुल्तान इब्राहिम लोधी जो है उन्हें डिफीट किया था। कहाँ पे डिफीट किया था? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पानीपत। सो पानीपत का जो युद्ध था उसमें बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोधी को। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन अगेन पूछा गया सवाल है एग्जामिनेशन में। अब आप लोगों को इसी के साथ साथ क्या चीजें ध्यान में रखनी है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, जो बैटल हुआ था, वो 3 बारी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इनके ईयर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये किन के बीच हुआ ये ध्यान में रखना है, और इसमें किसने जीत हासिल की ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें जीते थे बाबर। ओके, देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात की जाए तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था बिटवीन किंग हेमू एंड द मुगल्स की यहाँ पर जीत हुई थी। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 में हुआ था बिटवीन मराठा एम्पायर एंड द दुरानी एम्पायर। ठीक है, सो यहाँ पे दुरानी एम्पायर जो कि अफगान से बिलोंग करते थे उनकी जीत हुई है। ओके, सो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अगर बैटल की बात की जाए तो मैंने पानीपत के युद्ध की यहाँ पे बात की। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कंप्लीट टेबल आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी एग्जामिनेशन में पानीपत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये आप अगर ध्यान में रखते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, सो आपको ध्यान में रखना है। आने वाले क्वेश्चंस में मैं और भी बैटल्स पे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी, और सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स के आप लोगों को चार्ट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी इसी सेशन में। कंटिन्यू देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। ओके, बढ़ते आगे और देखते नेक्स्ट वन। महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन द ईयर। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे बोला जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये शुरू किया था। ओके, सो ये उन्होंने ये कौन से ईयर में इसे शुरू किया था? आंसर हो जाएगा 1942, दैट इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने 1942 वर्ष में अंग्रेजों से आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। ओके, सो ईयर आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी जो है वो 1942 है। ओके, अब गांधी जी के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट थे वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो भी फेमस वन है, और ये काफ़ी बार अगेन इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ईयर्स पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी टेबल थॉरली ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन में चाहते हो, आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर भी रिव्यू किए होंगे तो आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि काफ़ी बार ये जो मैंने टेबल दिया इनमें से जो कोई भी एक होगा, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो सकता है या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो सकता है, क्वेश्चन देखने मिलता है। सो एक सिंगल टेबल है, मैंने एक सिंगल इसलिए लाया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे सामने सारे गांधी जी के मूवमेंट है, फेमस वन, जिसके ईयर हमारे सामने गिवन है, तो हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। करेक्ट, सो अगर बात की जाए चंपारण मूवमेंट, तो ये गांधीयन मूवमेंट है जो कि 19 अप्रैल 1917 ईयर में इसे लाया गया था। देन खेड़ा मूवमेंट की बात की जाए तो ये 1718 चला। खिलाफत मूवमेंट की बात की जाए तो 1919 से लेकर 24 तक ये चला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की जाए NCM
1 अगस्त 1920 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च कहा जाता है। सो ये बहुत ही फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑन 12 मार्च 1930। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, मैंने आपको ईयर पूछा था क्वेश्चन में, दैट इज 1942। अगर एक पर्टिकुलर डेट की बात की जाए तो दैट इज 8 अगस्त 1942। ओके, सो ये टेबल आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक वन लाइनर क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं जो इन्हीं सारे मोमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था? अली ब्रदर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। विच एक्ट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज नोन एज द ब्लैक बिल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन सा एक्ट है जिसे ब्लैक बिल भी कहा जाता है, तो वो है रॉलेट एक्ट। ओके, नेक्स्ट है, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू एंड मुस्लिम वाज मेड इन डैश, तो वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज टू बी इट्स गोल? दैट इज ऑन 1929 लाहौर में। ठीक है, सो लाहौर का जो 1929 का सेशन था, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जो है उनका गोल जो है वो नेक्स्ट गोल जो है ये घोषित किया था। ओके, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश टू बी प्रोब द डैश हो जाएगा जालियनवाला बाग ट्रेजेडी। हंटर कमीशन जो अपॉइंट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, किसके लिए? जालियनवाला बाग ट्रेजेडी के लिए। एंड उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हु वंस रिमार्क्ड नेहरू इज अ पैट्रियट व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। ये किन्होंने रिमार्क किया था इस टैगलाइन को? तो वो थे सर मोहम्मद इकबाल। सो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये वन लाइनर जो क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे रिलेटेड टू रिफॉर्म्स एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आपको अगेन ध्यान में रखना है। बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1999, Gandhi gave a call for satyagraha against which the British passed an act called dash. So 1999 में गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है वो एक आह्वान किया था, तो जिसके खिलाफ में अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट जो है पास किया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो दैट इज रॉलेट एक्ट, जो ब्रिटिशर्स ने जो है पास किया था, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हमारा प्रीवियस वन टॉपिक, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो मैंने कवर करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन, आंसर हो जाएगा 1922 में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ओके, अगर पर्टिकुलर डेट की अगर मैं बात करूं तो 4 फरवरी 1922। ये अगेन ये वाला आपको ध्यान में रखना होगा। इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो है चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हमारा ये पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या किसके बारे में डिस्कस किए, कुछ जो मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। जितना भी मैंने अभी तक के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है वो प्रावधान करता है? ठीक है, सो वो है आर्टिकल 14। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है ये डिस्कस करूंगी। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो आप सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, सो फंडामेंटल राइट जो है वो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये 6 कैटेगरीज में जो है फंडामेंटल राइट्स को क्लासीफाई किया गया है। एंड इनमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ओके, इनिशियली जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। ओके, जो कि हमने यूएसए से बोरो किया था, बट उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 7th वन था जो कि हमने यूएसए से बोरो किया था। बट आफ्टर दैट राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया
एंड नाउ देयर आर ओनली 6 जो कि अभी हमने ऊपर येलो लाइन में आप लोगों को हाईलाइट होंगे जो हमने डिस्कस किए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी ये 7th फंडामेंटल राइट था जो कि हमने यूएसए से बोरो किया था बट इसे अबॉलिश कर दिया गया था, तो ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, सो ये 6 फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू क्या था? रिलेटेड टू जो था राइट टू इक्वालिटी था। राइट टू इक्वालिटी कवर होता है आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 19 सभी को यहाँ पे कवर किया है। अगर आर्टिकल 14 की बात की जाए तो द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ or to the equal protection of the law within the territory of India on the grounds of religion, race, caste, sex and place of the birth। सो आर्टिकल 14 में ये सारा सब कुछ कवर होता है। इक्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो आर्टिकल 14 में कवर होती है। ओके, आर्टिकल 15 की अगर बात की जाए तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजन, कोई रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी वन ऑफ देम जो भी है, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कवर होता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करूँ तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इक्वली सबको देनी चाहिए, ये आर्टिकल 16 में बताया गया इसके बारे में। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में कवर किया है। एंड आर्टिकल 18 की अगर बात की जाए तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। सो ये 14 टू 18 जो है ये कंप्लीट एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि है राइट टू इक्वालिटी। इनमें ये अलग अलग जो है इसी के बारे में बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो बचे हुए हमारे फंडामेंटल राइट है 5, उनके मैंने आर्टिकल यहाँ पे अभी कवर नहीं करवाए। तो जैसे जैसे आप लोगों को सारा आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन करोगे आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। अगर मैं एक साथ काफ़ी सारा डेटा दूंगी, ऑलरेडी ये सेशन अगर आप एंड तक देखोगे, ये कोर्स परचेज करोगे तो यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीज़ें आपको वेरी फर्स्ट सेशन में पता चलिए। सो मुझे जो डेटा है वो इस तरीके से आपको देना है कि ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैं एक साथ दूंगी तो आपको भी नहीं समझ आएगा। और पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बहुत सिस्टमैटिकली धीरे धीरे कवर करना होता है। अदरवाइज वो ऐसा टॉपिक होता है कि वो हर एक का कंफर्टेबल मोड नहीं होता है उसके क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से माइंड में कैप्चर करना, करेक्ट। इसलिए हम छोटे छोटे तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया, तो ये सारे 14 टू 18 सारे आप लोग माइंड में कैप्चर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट जैसे जैसे सेशंस आप लोग देखोगे मैं सारे फंडामेंटल राइट्स को कवर कराऊंगी और उनके सारे आर्टिकल्स को भी कवर करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया व्हाट डज एच स्टैंड फॉर? HYV। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इंडिया में, उसमें एच जो है वो क्या स्टैंड करता है इन HYV। ये अगेन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, सो एच स्टैंड फॉर होता है हाई, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ HYV का फुल फॉर्म होता है, कंप्लीट फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है ये फुल फॉर्म होता है HYV का, आपको ध्यान में रखना होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर जाने जाते थे वो थे MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे, या फिर इन पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज MS स्वामीनाथन, आपको ध्यान में रखना होगा। इन द ईयर 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ MS स्वामीनाथन। तो 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो है लॉन्च किया MS स्वामीनाथन की मदद के साथ। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू कॉम्बैट food shortage and increase the revenue of the agriculture sector। so green revolution लाकर हमारी जो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन में शॉर्टेज ना आए और इससे रेवेन्यू हम कमा सके, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन को लाया गया। ओके, और इनके जो मेन इसमें जिसका हाथ था वो था MS स्वामीनाथन का। सो ये आपको कंप्लीट ध्यान में रखना होगा। ओके, अब रिवॉल्यूशन बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरह हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर को डिस्कस किया उसी तरह कुछ डिफरेंट रिवॉल्यूशंस भी है, ब्लू, गोल्डन, पिंक, रेड, सिल्वर एंड वाइट रिवॉल्यूशन।
व्हाइट रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है उनके फादर को, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर, तो वो है वर्गीसी कुरियन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मैंने बाकी सारे बताए जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन के, गोल्डन रिवॉल्यूशन के, ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर इन इंडिया MS स्वामीनाथन है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो माने जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, ओके। देन पिंक रिवॉल्यूशन की बात करूँ तो दुर्गेश पटेल है, रेड रिवॉल्यूशन विशाल तिवारी, सिल्वर के इंदिरा गांधी एंड व्हाइट गांधी के, व्हाइट रिवॉल्यूशन के है वर्गीसी कुरियन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, उनसे रिलेटेड जो उनके जो फादर या फिर जो एसोसिएटेड पर्संस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। सो बढ़ते आगे एंड नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अगेन वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये, क्योंकि यहाँ पे सारे रिवॉल्यूशंस मैंने दिए, वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है वो मैंने बताया। बहुत बार क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ऐसा आपको पूछा जाएगा। अब आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल, प्रॉन एंड अनियन, ये तीन जो है ये आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन के अंडर में, ओके। सो मोस्टली अगर आप लोगों को इसका ध्यान रखने का टेक्निक अगर मैं बताऊं तो आप अगर पढ़ते हो ग्रीन रिवॉल्यूशन को तो उसका कलर होता है ग्रीन, दैट मीन्स एग्रीकल्चर, ओके। व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो होता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, ये वाइट होते हैं, तो ये हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द आपके इसी तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। ब्लू जो है वो फिश और एक्वा, ओके। देन गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सो ये हो गया गोल्डन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। हनी आपको पता है गोल्डन कलर का होता है, फ्रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छा माना जाता है, तो हम उसको एज अ गोल्डन रिवॉल्यूशन आप ध्यान में रख सकते हो, ओके। देन सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स जो है वो येलो रिवॉल्यूशन से रिलेट करके, पिंक मैंने आप लोगों को बताया। जो अनियन होता है कहीं ना कहीं थोड़ा पिंकिश कलर का होता है, फार्मास्यूटिकल। आपको कुछ चीज़ें जो नहीं स्पेशली कलर से ध्यान में रहती है तो वो ही यूनिक वन है, तो आपको वही यूनिक ध्यान में रखना है, बाकी सारी आपको कलर्स के साथ रिलेट करनी है, ओके। देन ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर एंड कोको, रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टमेटो, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग है एंड गोल्डन फाइबर की बात की जाए तो फाइबर में जूट आएगा आपका। एवरग्रीन, अगेन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन डिफरेंट है, इसमें आता है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो पेट्रोलियम आता है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फाइबर, देखिए सिल्वर रिवॉल्यूशन अलग है, दैट इज रिलेटेड टू एग, बट सिल्वर फाइबर की अगर मैं बात करूं तो वो कॉटन से रिलेट करता है। राउंड में आता है पोटैटो, प्रोटीन में आता है एग्रीकल्चर, हायर प्रोडक्शन, एंड ग्रे रिवॉल्यूशन में आता है फर्टिलाइजर्स। सो मैंने आप लोगों को फील्ड्स डिस्कस किए, इसके साथ फादर्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ न्यू आपको पता चले तो आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हो, और वो कौन से दौरान आया वो पीरियड भी मैंने दिया है, तो आप लोग वो भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये कंप्लीट डेटा आपको एक ही पेज में प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट वन है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, ठीक है। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिवॉल्यूशन एक हमारा टॉपिक कवर करना चाहते हो तो ये टेबल अगर आपके सामने आ जाता है तो आपके लिए काफ़ी है, ओके। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट जो है अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है, ये हमें बताना है। सो वो है सिक्किम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। साइड में मैंने मैप ऑलरेडी प्रोवाइड किया है इंडिया का, आप देख सकते हो। म्यांमार जो है आप लोगों का यहाँ पे है। अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूँ अरुणाचल प्रदेश, सो येस अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर वाला पोर्शन है जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देन मिजोरम की बात की जाए तो येस मिजोरम भी करता है। मणिपुर की बात की जाए तो यस मणिपुर भी करता है। तो सिक्किम ये एक ऑप्शन है जो कि नहीं कवर करता है, सिक्किम जो हमारा यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप लोगों को पूछे जाते हैं तब आप इसका आंसर तभी मार्क कर पाओगे जब आप लोगों को मैप जो है वो सही तरीके से पता होगा, ठीक है। सो आप लोगों को मैप को अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर आप चाहते हो कि मैप को किस तरह याद रखा जाए, ये टेक्निक अगर आप जानना चाहते हो या फिर हम आपको इसी के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मुझे बताइए। सो अकॉर्डिंगली आने वाले जो ये हमारा कोर्स है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। सो बढ़ते आगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो इंडिया जो है टोटल 9 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बट उसमें जो 2 बॉर्डर्स होती है वो सी बॉर्डर्स होती है एंड 7 जो होती है वो लैंड बॉर्डर्स होती है। तो 9 नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है पहले मैं आपको बता देती हूँ। अफगानिस्तान, देन है पाकिस्तान, देन है भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल,
पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन 9 जो कंट्रीज है इनके साथ इंडिया अपनी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। मैंने साइड में मैप दिया हुआ है, जो चीज़ें मैं रीड कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अफगानिस्तान ऊपर से कर रहा है, पाकिस्तान एकदम साइड में है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश भी आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद भूटान, चाइना आप लोगों को मैप में नजर आ रहा होगा। जो भी मैं रीड कर रही हूँ आप लोग मैप में देखिए ताकि आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मालदीव्स, ओके, देन उसके बाद है म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब जैसे कि मैंने आपको कहा टोटल 9 कंट्रीज है, लेकिन उसमें से 7 सिर्फ और सिर्फ लैंड बॉर्डर्स है, लेकिन 2 जो है वो सी बॉर्डर्स है। ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं जितना आप लोगों को ऑलरेडी कहा, मैं काफी डिटेल में आपको सारी चीजें बता रही हूँ और इसीलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चंस डिटेल में ही पूछे जाते हैं। सो वो 2 नेबरिंग कंट्रीज है, श्रीलंका जो कि कोस्टल लाइन बॉर्डर है श्रीलंका, ओके, एंड सेकेंड वन है मालदीव्स, ओके। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव जो है ये दोनों भी जो है ये कोस्टल लाइन बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ओके। Next, India is located in the southern part of Asia and has a land border of 15,106.7 किलोमीटर। सो अगर लैंड बॉर्डर की बात की जाए तो इतना किलोमीटर कवर होता है, एंड कोस्टल लाइन की अगर मैं बात करूँ, सी बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। Okay, it is latitudinally situated in the northern hemisphere and longitudinally located in the eastern hemisphere. India share its land border with the 7 countries Afghanistan, Pakistan to the, देखिए अब 7 कंट्रीज के साथ वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो उसमें भी मैंने स्पेसिफिक आपको ये बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, चाइना, भूटान एंड नेपाल जो है वो नॉर्थ में आते हैं, म्यांमार जो है वो ईस्ट में आता है, एंड बांग्लादेश जो है वो भी अगेन ईस्ट में आता है। म्यांमार थोड़ा फार ईस्ट में आता है, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में आता है, करेक्ट। सो यहाँ पे डायरेक्शन भी आप लोगों को मैंने बताया। अगर श्रीलंका की बात की जाए जो कोस्टल लाइन बॉर्डर शेयर करता है तो वो आता है साउथ ईस्ट में, एंड मालदीव्स की बात की जाए तो वो आता है साउथ वेस्ट में। दीज आर द 2 वाटर बॉडीज कंट्रीज है जो कि इंडिया शेयर करता है। तो इस तरीके से इंडिया जो है अपनी टोटल 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आई होप आप सभी के डाउट्स जो है वो कंप्लीट हुए होंगे। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे अब क्या बताया आप लोगों को कि अफगानिस्तान है, जिस तरह मैंने अभी आपको डायरेक्शन बताया, पहले कंट्रीज बताया, उसमें लैंड बॉर्डर बताया, उसमें सी बॉर्डर बताया, लेकिन उसमें भी अभी स्टेट्स आती है। तो अफगानिस्तान जो है वो कौन से हमारे इंडिया के स्टेट के साथ बॉर्डर कर करता है, तो वो है जम्मू कश्मीर, मतलब पीओके पार्ट के साथ, करेक्ट। उसके बाद बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। भूटान जो है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड के साथ करता है। नेपाल सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के साथ करता है। पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान के साथ करता है। श्रीलंका जो है सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार। एंड मालदीव जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट है इंडियन ओशन का, बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, सो ये नेबरिंग कंट्रीज है और उनकी बॉर्डरिंग स्टेट्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। और ये ध्यान में आप किस तरह रख सकते हो, जब भी आप पढ़ रहे हो तो इंडिया का मैप साइड में रखिए और उसी के साथ उसको देखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हो, आपको ई बुक मिलने वाला है तो मैप डेफिनेटली आपके ऊपर आएगा, आपके मोबाइल फोन में, सेल फोन में ये चार्ट जो है आपको नीचे मिलेगा। तो आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको ऊपर मैप नजर आएगा, तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे और आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, सो ये सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी कंप्लीटली ध्यान में रखनी है। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state is not a part of the seven sister of a north east? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स है उनमें सेवन सिस्टर्स जानी जाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर में नहीं आती है, वो उसका हिस्सा नहीं है? दैट इज सिक्किम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है जो कि सेवन सिस्टर में नॉर्थ ईस्ट जो है उसका हिस्सा नहीं है, दैट इज सिक्किम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब सेवन सिस्टर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या कवर अप होता है, सारी चीजें आपको बताती हूँ। चलते हैं आगे। सो ये है हमारा कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट का मैप मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा स्टेट जो है सेवन सिस्टर में कवर नहीं होता है, तो सिक्किम कवर नहीं होता है। आपको मैंने यहाँ पे बताया क्यों सिक्किम कवर नहीं होता है, क्योंकि देखिए सेवन सिस्टर में जो एक्चुअली कवर होता है वो इतना ही पोर्शन है।
जो कि नेक्स्ट स्लाइड में अगेन आपको इलैबोरेट करके मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। इतना ही पोर्शन जो है सेवन सिस्टर्स में आता है, एक सिक्किम नहीं आता है, और ये जो ग्रे पोर्शन है ये क्या है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी मैं जो बता रही हूँ वो सारी चीजें ध्यान में रखिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सेवन सिस्टर का पार्ट कौन नहीं है, तो वो है सिक्किम नहीं है, ओके। और ये जो कंप्लीट मैप है ना, ये कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ओके। अब अबाउट लैंड ऑफ सेवन सिस्टर हम लोग कुछ डिस्कस करते थे। सो ये जो टर्म है लैंड ऑफ सेवन सिस्टर, इसे कॉइन किया गया था ज्योति प्रसाद सहका जो है, उन्होंने इसे कॉइन किया था इन 1972। द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये सारी जो स्टेट्स मैंने ये जो आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की, सेवन स्टेट, ये सेवन की सेवन स्टेट जो है वो आती है अंडर सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया। सो इसमें कौन नहीं आता है, सिक्किम जो है वो नहीं आता है। सिक्किम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बट डज नॉट बिलोंग टू द सेवन सिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। वो जरूर नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है लेकिन वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे एक वो मैप लाया है, उसको इलैबोरेट करके आपको बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिक्किम इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर ऑफ द स्टेट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिक्किम को क्या बोला जाता है, ब्रदर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, ओके। द टोटल एरिया ऑफ द सेवन सिस्टर, जो टोटल एरिया कवर करते हैं सेवन सिस्टर, वो है 2,55,511 किलोमीटर स्क्वायर एंड इट इज 7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का कितना हिस्सा सेवन सिस्टर कवर करता है ये पूछा गया तो दैट इज 7%, ओके। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेवन सिस्टर एज पर द 11 सेंसस की बात कर रही हूं मैं, एज पर द 11 सेंसस 44.98 मिलियन विच इज रफली अराउंड 3.7% ऑफ द इंडिया टोटल पॉपुलेशन। सो ये था अबाउट सेवन सिस्टर, हम लोगों ने डिस्कस किया। बढ़ते आगे एंड इसी का मैं आप लोगों को जैसे ये कहा था कि ग्रे पोर्शन क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये ग्रे पोर्शन है चिकन स्नेक, जैसे कहा जाता है चिकन स्नेक, आपको ध्यान में रखना है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट मैप हुआ, ओके। इसमें मैंने सेवन सिस्टर आपको बताया, अब आप इजीली इसे इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सेवन सिस्टर कौन सा है। सिक्किम और जो चिकन नेक है वो नहीं आएगा। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जरूर आता है लेकिन वो सेवन सिस्टर में नहीं आता है। अब ये जो ग्रे पोर्शन है आप देख सकते हो वो चिकन की नेक के तरह दिख रहा है, इसका नाम जो है वो चिकन नेक ही कहा जाता है। द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज चिकन नेक, इट इज अ स्टेज ऑफ द लैंड अराउंड द सिटी ऑफ सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल का जो सिलीगुड़ी है उसको स्टेज करके इस लैंड को जो है बनाया गया है एंड ये जो हिस्सा बनाया है कुछ चिकन की नेक की तरह दिखता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है, ठीक है। सो इसे एक्चुअली देखा जाए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ये पॉइंट, ओके। सो बढ़ते आगे, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप अब सभी को नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स उसमें क्या क्या चीजें मैंने बताई वो सारी समझ आई होगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम थ्रू विच द ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंडियन अलाइज फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर वॉज डिवाइज बाय डैश। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेसी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेसी। लॉर्ड वेलेसी जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे हमारे इंडिया में। बिफोर इंडिपेंडेंस जो कुछ पोस्ट हुआ करती थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थी पहले, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुई एंड देन उसके बाद वॉइस रॉयज अपॉइंट हुए। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई और इन लोगों ने क्या क्या चीजें और लाई, तो इनके ऊपर काफी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो इन सभी के बारे में अपकमिंग स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाली हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो अपकमिंग 10 स्लाइड्स में आप लोगों को टेबल्स मिलेंगे एंड उसके बाद उसी के ऊपर 10 to 15 क्वेश्चन स्पेशली इसी टॉपिक से मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। और वो क्वेश्चंस जो होने वाला है वो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे पूछी जाती है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर अब फर्दर वीडियो देखना है तो आप लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा। किस तरह ज्वाइन करना होगा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। कोचिफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, पेड कोर्स के टैब पे जाइए एंड बेस 500+ GK MCQ कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।